हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जॉब में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो आइए बिना देरी किए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पूछा जाए फ्रेंड्स, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसका 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला था। यानी हड़प्पा सभ्यता पर चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। कब किया था? तो 1853 ईस्वी में किया था। जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा के ईंटों का प्रयोग किया। अगर पूछा जाए कब किए थे तो 1856 ईस्वी में किए थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। कब किया था? तो 1856 ईस्वी में। इसके बाद पूछा जाए हड़प्पा पुरातात्विक विभाग ASI की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में हुई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI यानी भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक कहलाते हैं। इसके बाद से सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया था। कब किया? तो 1921 ईस्वी में किया था। इसके बाद 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का जो है कि उत्खनन करने हेतु नियुक्त किए। इसके बाद से 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। इसके बाद से आइए देखते हैं हड़प्पा का जो विस्तार है, यह विश्व का सबसे बड़ी सभ्यता है। यह लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो त्रिभुजाकार सभ्यता है। यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगर ये कई बार पूछा जा चुका है बैंक SSC वगैरह में कि यह किस प्रकार की सभ्यता है, तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर हड़प्पा सभ्यता की सीमा के बारे में बात किया जाए तो जो है उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, दक्षिण में दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर पश्चिम में बात किया जाए तो पश्चिम में जो है सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, तथा पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगर काल यानी समय का बात बोला जाए, समय इसका तो जो काल है समय का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति यानी C14 पद्धति से किया जाता है। कई मत इसमें माने जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय के बारे में 2600 से 1920 ईस्वी पूर्व तक के समय नई NCERT के अनुसार माना जाता है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक पुरानी NCERT के अनुसार माना गया है। और बात किया जाए सारगोन अभिलेख के अनुसार, तो जो सारगोन अभिलेख है वो उसके अनुसार 3250 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व तक के समय को हड़प्पा सभ्यता के बारे में समय माना गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट स्थल के बारे में देखते हैं कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा जो है कि मोंटगोमरी जिला में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद बोला जाए वर्तमान में साहिवाल जिले में यह स्थित है जो हड़प्पा है। हड़प्पा पूछा जाए कहाँ पे स्थित है, किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे स्थित है। उत्खननकर्ता के बारे में पूछा जाए तो हड़प्पा के जो उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी थे। और पूछा जाए क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, विदेशी का कब्र, ईका गाड़ी, सिंगार पेटिका, स्वास्तिक का निशान, नदी के तट पर 12 नगार मिलते हैं जो 2 लाइनों में हैं। इसके बाद बात किया जाए तो पास में अनाज साफ करने का चबूतरा मिलता है। उसके बाद पास में श्रमिक आवास भी मिलते हैं। यहाँ इतना चीज़ हड़प्पा से मिले। उसके बाद बात किया जाए मोहनजोदड़ो के, तो मोहनजोदड़ो की स्थिति जो फ्रेंड्स है लरकाना जो कि सिंध पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु घाटी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। उत्खननकर्ता अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो के कौन है, तो राखल दास बनर्जी हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला।
मोहनजोदड़ो जो कि सिंधी भाषा का एक शब्द है। फ्रेंड्स, पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार जिसकी आकार थी 39x23x8 फीट। इसके बाद इसके उत्तर एवं दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष मिले हैं। 3 तरफ बरामदे हैं। बरामदों के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। जलपूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रथम तल पर सभ्यता संभवतः पुरोहित रहते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके बाद बात किया जाए तो संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। विशाल स्नानागार मिला है। महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। हाथी के कपाल खंड प्राप्त हुए हैं। नर्तकी की मूर्ति जो कि धातु की बनी हुई है यह प्राप्त हुई है। यह नग्न थी। जो नर्तकी की मूर्ति थी उसकी क्या क्या विशेषता थी, तो यह नग्न थी। इसने एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी। पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है, ये भी वहीं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसमें साल ओढ़ रखी है जिस पर काशीदाकारी का कार्य किया गया है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर भी मिलती है। इसके बाद आइए देखते हैं लोथल। फ्रेंड्स, लोथल के बारे में पूछा जाए तो लोथल जो है कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल के उत्खननकर्ता पूछा जाए तो एस.आर. राव हैं, जिसका पूरा नाम रंगनाथ राव था। इसके बाद यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा डैकीयार्ड मिलता है। इसके बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। मनके बनाने का कारखाना भी मिले हैं। चावल का साक्ष्य मिला है। फारस की मुहर जो गोलकार बटनुमा है वे भी मिले हैं। घोड़े की मूर्तियाँ मिली हैं। चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। एकमात्र यही एक ऐसा शहर था जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की तरफ खोलते थे, लोथल में। इसके बाद बात किया जाए तो धौलावीरा की जो स्थिति है वो भी गुजरात में ही है। उत्खननकर्ता अगर पूछा जाए तो धौलावीरा के उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य एवं पश्चिम। यहाँ से 16 जलाशय मिलते हैं। 16 कृत्रिम जलाशय जो है कि यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। सूचना पट जो पालिश युक्त है वो भी मिला है। इसके बाद बात की जाए चनुदड़ो के बारे में, तो चनुदड़ो की स्थिति जो है सिंध यानी पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता अगर पूछा जाए तो एन.जी. मजूमदार हैं। इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी, एन.जी. मजूमदार की। इसके बाद इसकी विशेषता के बारे में बात की जाए तो चनुदड़ो जो है कि यह एक औद्योगिक नगरी थी। मनके बनाने के कारखाने भी यहाँ मिले हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य भी मिला है। इसका सुरकोटदा का बात किया जाए तो सुरकोटदा की जो स्थिति है गुजरात में है। घोड़े की हड्डियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद 7वां जो स्थल है कुनाल से जो है चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। दायमाबाद जो है कि धातु का रथ मिला है। रोजदी जो है कि रोजदी गुजरात में जो हाथी के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ जो है कि आपके रोपड़ पंजाब में स्थित है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिले हैं, वो फ्रेंड्स रोपड़ से मिले हैं। कालीबंगा की बात किया जाए तो कालीबंगा में एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों के शैल चिकित्सा का ज्ञान था। इसके बाद बात किया जाए नगर नियोजन, तो यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नगर 2 भागों में बटे हुए होते थे। पूर्वी भाग यह आवासीय भाग होता था तथा पश्चिमी भाग जो है कि यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था। यह ऊंचे टीले पर स्थित होता था। इसके बाद बात किया जाए तो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। जो
सिंधु घाटी सभ्यता के सड़क थे वो एक दूसरे को समकोण पे काटते थे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद बात की जाए तो शहर ग्रिड पैटर्न पर बने हुए थे, ग्रीक पैटर्न पर बसे हुए थे। इसके बाद घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। अपवाद में लोथल है, लोथल के जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे। इसके बाद बात किया जाए तो एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। कुछ घरों से कुएं के साक्ष्य भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होती थी। मुख्य मार्ग पर नलियों को साफ करने के लिए मेन हॉल होता था। नलियों को ईंटों से ढका जाता था। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों का आकार 4x2x1 का होता था। और इस बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक स्थिति की, तो इसका जो राजनीतिक स्थिति का अभाव है, संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा, ऐसा माना जाता है। संपूर्ण सिंध घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, ऐसा विद्वानों ने माना है। इसके बाद बात किया जाए तो सामाजिक स्थिति, तो जो सामाजिक स्थिति है, मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभवतः 4 भागों में विभक्त था। कौन कौन 4 भाग थे? तो पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। फ्रेंड्स अब बात किया जाए तो बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है। यह शांति प्रिय लोग थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं। पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे। लोग शाकाहारी व मांसाहारी थे। शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। अंतिम संस्कार की तीनों विधियों का प्रचलन था: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान तथा दाह संस्कार। इसके बाद बात किया जाए तो यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युग्मिक समाधान मिलता है। धार्मिक स्थिति की बात किया जाए तो धार्मिक स्थिति प्राकृतिक बहुद्वैतवाद में विश्वास करते थे। पुरुष एवं महिला देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्ति मिलती है, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। ये अंधविश्वासी थे। इसके बाद ये जादू टोने टोटके में विश्वास भी करते थे। इसके बाद बात किया जाए तो बलि प्रथा में विश्वास करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड भी मिले हैं। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा में विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस पर अद शिवा का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ कहा है। आर्थिक स्थिति की बात किया जाए तो आर्थिक स्थिति कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था तथा जिन्हें बड़े बाजारों शहरों में बेचा जाता था। गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अगर पूछा जाए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला तो लोथल से। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। रंगपुर उत्तर हड़प्पा स्थल है। सोर्तुगई जो अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। सोर्तुगई जो अफगानिस्तान में है, ऑक्सस रिवर के किनारे। इसके बाद बात की जाए तो धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। यह पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। इसके बाद बात किया जाए तो यह ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार होता था। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मोलुहा कहा गया है। मोलुहा नाविकों का जो है देश है। मोलुहा हाजा यानी मोर के लिए प्रयुक्त पक्षी के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद बात किया जाए तो सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई। दिलमुन, बहरीन व आखन यानी जिसको इस समय ओमान बोला गया है, मध्यस्थता के कार्य करते थे।
इसके बाद मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय जो है कि होता था। यह सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा प्लस टीन और जो है कि कांसा का निर्माण होता है तांबा और टीन के मिलने से। बालकोट जो पाकिस्तान में है से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर लिपि की बात किया जाए तो इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसे 375 से 400 भाव मिलते हैं इसमें। इसके बाद बात किया जाए तो अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए तो मूर्ति एवं मुहरे, यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती है, धातु की, पत्थर की तथा मिट्टी की। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति जो है कि धातु की मिली है। दायमाबाद से धातु का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है तथा टेराकोटा की मूर्ति देवियों की मूर्तियाँ। ज़्यादातर मुहरें शैल खड़ी की बनी हुई हैं। ज़्यादातर मुहरें चौकोर हुआ करती थी। इसके बाद बात किया जाए तो मुहरें वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की घोतक होती थी। उसके बाद बात की जाए मुहरों पर एक सिंगा यानी एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा। मोहनजोदड़ो एवं वह हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मुहरें प्राप्त होती हैं। कुबड़ वाला सांड के चित्र भी मिले हैं। इसके बाद बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण क्या क्या है, तो सिंधु घाटी के सभ्यता का जो पतन है के कारण है गॉड चाइल्ड व मार्टिन व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण। उसके बाद अगर SR राव एवं सर जॉन मार्शल व मैके के अनुसार जो है कि बाढ़ इसका पतन का कारण है। इसके बाद अगर बात किया जाए सर जॉन मार्शल के अनुसार तो प्रशासनिक शिथिलता इसके पतन का कारण है। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन इसके पतन का कारण है। यूआर केनेडी के अनुसार जो है कि प्राकृतिक आपदा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है। मधो स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल दिया, यही इसका पतन का कारण बना। निष्कर्ष जो है क्या है, इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार एवं उत्तरदायी रहे होंगे ऐसा माना जा सकता है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल हैं। रंगपुर, रोजदी ये जो है कि उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर वैदिक सभ्यता के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।